लिमिट ही अलाउेबल है और उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो ऑलरेडी कवर्ड हो जाते हैं। तो कई बार याद नहीं होता कि किस में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद पता चलता है जब हमने प्रूफ देने गए कि ये तो एटीसी में ही अलाउ है, बाकी अदर सेक्शंस में नहीं है। तो सबसे पहले एटीसी में समझना होगा कि कौन कौन से हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो अलाउेबल हैं या नहीं है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एटीसी में जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या जो डिडक्शन से अलाउ होते हैं वो बहुत ही कम रिटर्न्स वाले होते हैं, लो रिस्क वाले होते हैं और कुछ टाइम लॉकिंग पीरियड होता है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है जो कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड होना चाहिए और इसमें रिस्क तो थोड़ा हाई है। एनपीएस जो कि 8 से 10% का रिटर्न है, 60 ईयर एज तक का इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है और इसमें भी रिस्क फैक्टर हाई होता है। यूलिप प्लान है जो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के अंडर में आते हैं, 8 से 10% तक का रिटर्न होता है लेकिन 5 साल तक का लॉकिंग पीरियड होता है और ये इसमें रिस्क मीडियम है। टैक्स सेविंग एफडी होते हैं जो ट्रेडिशनल हमारे इन्वेस्टमेंट की तरह है, जिसमें 8 से 9% का रिटर्न आता है, 5 साल की लॉकिंग पीरियड और इसके रिस्क एकदम लो होते हैं। पीपीएफ में 7.90 का फिक्स रिटर्न आता है जो कि 15 साल की लॉकिंग होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं जो कि 8.60% का इन्वेस्टमेंट है और इसमें 5 साल की लॉकिंग पीरियड है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है कि कुछ गवर्नमेंट ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू कर दिए, उसमें भी 5 साल तक का लॉकिंग पीरियड होता है और उसके कुछ टाइम के बाद आप निकाल सकते हो आफ्टर 5 ईयर मैच्योरिटी के बाद। सुकन्या समृद्धि योजना है जिसको आप जो कि एटीसी में अलाउेबल है। उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि एटीसी में अलाउेबल हैं, जिसमें एम्प्लॉय शेयर ऑफ ईपीएफ की जो कंट्रीब्यूशन है वो अलाउ करता है। एनएससी नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो एलआईसी वगैरह है वो उसको चिल्ड्रन एजुकेशन फीस, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनके स्कूल की फीस जाती है तो उस स्कूल की रिसिप्ट में आपको ट्यूशन फीस लिखा हुआ होता है, वो अलाउेबल है एक्सपेंसेस के थ्रू। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन, अगर आपने होम लोन में कोई रीपेमेंट किया है कि मान लो मेरे 10 लाख का लोन ड्यूज है और मैंने 1 लाख डिपोजिट कर दिया, वो एटीसी में कवर होगा। इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि योजना सेम है। यूलिप, ईएलएसएस, सब्सक्रिप्शन ऑफ होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, सब्सक्रिप्शन ऑफ डिपॉजिट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर और कंपनी इंगेज प्रोवाइडिंग हाउसिंग फाइनेंस एज इट इज जो होम लोन की तरह होती हैं और इसमें कुछ सिक्योरिटीज भी अलाउेबल है जो कि गवर्नमेंट बैंक के थ्रू दी जाती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी की भी जो भी एन्युटी प्लान्स होते हैं जो गारंटेड कुछ टर्म के बाद मेच्योरिटी होती है उनकी, वो सारे अलाउ हैं। और सब्सक्रिप्शन ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ NABARD ना, इसमें ये सारे एक्सपेंसेस अलाउ हैं। तो सबसे पहला हमारे को देखना है कि हमारा ईपीएफ कितना कटता है, ईपीएफ के बाद हमने कोई होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है या नहीं किया है, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड और अदर इन्वेस्टमेंट की तरफ देखने से एटीसी का पूरा यूटिलाइजेशन होता है। मेडिकल इंश्योरेंस, पेरेंटल और खुद की जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसके बेनिफिट अलग होते हैं। एटीसी में ही टर्म इंश्योरेंस भी कवर होता है। तो आप ध्यान रखिए जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके हिसाब से ही प्लान करें ताकि आप उसका बेनिफिट प्रॉपर तरीके से ले पाएं। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और जब का रिटर्न लेने की टाइम आई या बेनिफिट लेने की टाइम है तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप तो एक्स्ट्रा अपनी लिमिट क्रॉस हो गई। तो स्टे अलर्ट, स्टे फोकस और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना करके आपको जरूर पेश करेंगे। धन्यवाद।